Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are to take a quick revision of chapter number 10. सबसे पहले यहाँ छोटा सा एक नोट, कल किसी कारण से चैप्टर 10 was scheduled to be released yesterday, वो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाया. Now आज हम चैप्टर 10 रिलीज कर रहे हैं, so there was another chapter 11, right? So chapter 11 will be releasing by the weekend. ठीक है बेटा जी, एकदम क्लियर है. चैप्टर 10 we are releasing today. Right now this is the revision of chapter 10 and chapter number 11 will be releasing by this weekend. चलिए यारो, चैप्टर 10 की अगर मैं एक्चुअली बात करता हूं, चैप्टर 10 के अंदर मुझे ऐसा लगता है यारों कि आप लोगों को किसी प्रकार का कुछ रिवीजन कराने की आवश्यकता नहीं है. क्यों ऐसा? बिकॉज चैप्टर नंबर 10 जो ना यारों, उसमें कुछ नया है ही नहीं. क्या है इसके अंदर? इसके अंदर वही सब चीजें जो आप लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? बट फिर भी एक फ्लो अच्छा बना रहा है, उसके कारण हम लोग कर रहे हैं एक बेहतरीन सा क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10. आई डोंट थिंक कि चैप्टर आपको कहीं भी परेशानी देता होगा, बट इसी बहाने अगर चैप्टर आज मैंने पढ़ा दिया, फिर आपने घर पे बैठ के पढ़ लिया और फंडिंग रिवीजन थोड़ा सा और बेहतर हो गया और एग्जाम में 5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या परेशानी क्या? हमको कोई परेशानी है क्या? हमको बिल्कुल परेशानी नहीं है. चलो खत्म, आ जाओ यहाँ पे. चैप्टर 10 अदर बोरिंग टूल. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस यारों, मैं आशा करता हूं कि आपकी सेल्फ स्टडी बहुत 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 बेहतरीन चल रही है एंड यू आर गोइंग टू मेक ईच एंड एवरीवन अराउंड प्राउड इन द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट? जस्ट फील मोटिवेटेड, खुद को एकदम पम्प्ड अप रखो, मोटिवेटेड रखो यारों, एंड कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी. आप सब बच्चों ने खूब मेहनत की है एंड अभी तक आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस खुद को पम्प्ड अप रखो, कॉन्फिडेंस लेवल कम मत होने दो एंड यू गोना किल इट, राइट? सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10. चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूं, इसका नाम क्या है? अदर बोरिंग टूल. इसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं, राइट? चैप्टर नंबर 10 को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहला इज इंटर कॉर्पोरेट लोन. इंटर कॉर्पोरेट लोन में क्या दे रखा है आपके सिलेबस में? सिर्फ एक सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट. याद होगा एग्जीक्यूटिव में जो पढ़ा था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही है, एक शब्द भी नया नहीं पढ़ाऊंगा. वही जो एग्जीक्यूटिव का 186 है वही आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? पार्ट भी आता है कमर्शियल पेपर, अ वेरी इजी थिंग, कि कंपनीज क्या करती है, कंपनीज को कभी कभी फंड्स की जरूरत होती है, तो कंपनीज कमर्शियल पेपर इश्यू करके फंड्स रेज कर लेती है. एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, 1 ईयर तक का टेन्योर होता है, तो कंपनीज की शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को सर्व करता है कमर्शियल पेपर. फिर आता है डिपॉजिट. डिपॉजिट वही जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े थे, एक भी वर्ड नया नहीं. और आखिरी में आता है कंज्यूमर एडवांस. ये तो टाइम पास है कि आप कस्टमर से कभी एडवांस लेते हो ना, तो ये भी एक तरह का कंपनी का पैसे का सोर्स हो गया ना. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी तक इतने सारे चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग तरीके से कंपनी इक्विटी शेयर रेस करती है, इशू करती है, आईसीडीआर पढ़ा, कंपनी डेट रेस करती है, कंपनी डेट भी भिन्न भिन्न प्रकार से रेस करती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, कंपनी लोन लेती है, कंपनी ईसीबी करती है, सब कुछ. तो इतने सारे सोर्सेज हैं मनी रेस करने के. तो अब कुछ एक जो बच गए, तो एक चैप्टर बना दिया आईसीएसआई ने, अदर बोरिंग टूल. इस अदर बोरिंग टूल के अंदर उन्होंने 4 बोरिंग टूल बोले कि ये भी एक कंपनी के लिए इनकम का सोर्स, इनकम नहीं, ये भी एक कंपनी के लिए फंड्स का सोर्स हो सकता है, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बोल दिया क्या? इंटर कॉर्पोरेट लोन, क्या आप एक दूसरे के कंपनीज से जो लोन ले सकते हो, ठीक है? फिर बोल दिया कमर्शियल पेपर, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. डिपॉजिट्स, जैसे कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो ना मेंबर्स से, पब्लिक से, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ कंपनी यू आर. और लास्ट आ गया कस्टमर एडवांस, कि आप कस्टमर से एडवांस मान लो कि अगर आपके फिक्स कस्टमर, देखो कैसा है, एक रिटेलर कभी कस्टमर से एडवांस नहीं मांग सकता, एक्सेप्शनल केसेस में मांग सकते हैं. बिग बाजार है, बिग बाजार बोलेगा एडवांस दो, तो लोग नहीं देंगे. लेकिन अगर आपके सेलर्स जो है ना वो फिक्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेलर है, आप लोगों को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप उनसे कस्टमर एडवांस मांग सकते हो. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट जिससे सर्व होगा. बट हाँ, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वे, व्हाई इट इज ऑल्सो टाइप बाय विच यू कैन एक्चुअली हैव सम एक्स्ट्रा कैपिटल इन योर हैंड. चलिए यारों, so without wasting any time, let's hit the first topic, that is A part, inter corporate loan. किस पे दिया हुआ है ये? यहाँ पे 10.1, 10.3, 10.5 पे बात करें इंटर कॉर्पोरेट लोन के बारे में. अरे भैया जी क्या बात करें, देखो तो सही, अरे देखो तो सही. इंटर कॉर्पोरेट लोन सेक्शन 186, सेक्शन 186, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी. बहुत इजी है, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन. लोन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी 186(1) क्या कहता है? 186(1) क्या कहता है? अगर आपको याद आ रहा है वही चीज जो एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, 186(1) कहता है अ कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. एक कंपनी कभी भी मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल, आज मेरे पास पैसा है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया, चलेगा. और इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फर्दर एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी को दिया, यहां तक भी चलेगा. अब वो सेकंड इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर एक थर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी को देने जाएगी, तो भैया जी यहां नहीं चलेगा. हम क्या पगले हैं क्या? हम सीधा उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देते ना. अगर आपको याद होगा तो एग्जीक्यूटिव में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड में, फंड ऑफ फंड्स. तो वाई फंड ऑफ फंड्स इंडिया में नहीं चलता है? बिकॉज अगर मैं एक म्यूचुअल फंड को दे रहा हूं और वो मेरा पैसा किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भैया मैं ही सीधा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा ना. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है सिंपल तरीके से, 186 subsection 1 says a company cannot invest in more than 2 layers of subsidiary, 2 layers of investment company. सिंपल. तो यहां पे मैंने बताया कंपनी इन्वेस्ट इन ए लिमिटेड, विच इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, अलाउड है.
This A Limited invests in B Limited, which is an investment company, allowed है. This B Limited invests in C Limited. This is not allowed यारो. This is certainly not allowed. चलो, एक्सेप्शन 2 है, if required by law. अगर कभी लॉ नहीं रिक्वायर किया है तो आप ऑफ कोर्स इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट इज ओके. एंड द सेकंड इज इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया एंड सच कंट्रीज लॉ अलाउ मोर देन 2 layers. अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इंडिया के बाहर, तो मेरी कंपनी उसने इन्वेस्ट कर दिया ए लिमिटेड, A incorporation in some other country. Now A incorporation is investing in B incorporation, C incorporation, D incorporation, क्योंकि वो कंट्री अलाउ करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सिंपल 186 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 186 सबसेक्शन 2 में दम है, पर एक बार 1 हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है. दैट अ कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. सिंपल, 2 एक्सेप्शन है, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और सेकंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया एंड दैट कंट्रीज लॉ परमिट मोर देन 2 layers ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी. वंडरफुल. अब आता है मेन पार्ट इसके अंदर. इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बन सकता है. एग्जीक्यूटिव में जो था वो सेम वर्ड टू वर्ड, एक भी चीज चेंज नहीं करेंगे यहां पे. चलिए आ रहा हूं. एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा 186 सेक्शन 2 के अंदर, 186 सब सेक्शन 2 के अंदर लिमिट्स ऑन लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, कि कभी भी अगर एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दे रही है, कभी भी एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट दे रही है, तो वहां पर जो लिमिट है वो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं. लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कितना कर सकती है. तो इंटर कॉर्पोरेट लोन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक कंपनी के लिए सोर्स क्या हो सकता है, वो किसी और कंपनी से लोन ले ले, तो इंटर कॉर्पोरेट लोन ऐसा. तो एक कंपनी किसी को भी कितना लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दे सकती है, वो 186 सबसेक्शन 2 में हम पढ़ने वाले हैं. सुना अच्छे से. एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कितनी दे सकती है, बहुत केयरफुली समझना. टू एनी पर्सन, बी अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. तो एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कितना दे सकती है, लिमिट अंडर 186 2 उसके लिए पता होना चाहिए. सुनना, सबसे पहले पढ़ना होगा व्हाट इज द लिमिट अंडर 186 सबसेक्शन 2. व्हाट इज द लिमिट, अंडरस्टैंड. फर्स्ट कैलकुलेट द लिमिट. सर मतलब उस लिमिट तक ही दे सकती है. अरे रुको, सब्र करो. जब भी सबसे पहले मैंने बताया कि 186 2 क्या कवर करता है. 186 subsection 2 covers that a company can give loan guarantee security and investment to any person to what extent, ये 186 2 कवर करता है. ठीक है, तो इसमें सबसे एक लिमिट दी गई है. लिमिट पढ़ो कैसी है. लिमिट ए 60% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का 60% और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम. पेड अप कैपिटल को हटा दिया. सो 60% ऑफ paid up capital and free reserves and securities premium और 100% of free reserves and securities premium, whichever is higher. ये दो फिगर्स आ गए इनसे. whichever is higher, this is the limit under section 186(2). 186(2) में ये लिमिट है. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया. 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम एक अमाउंट आया. 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम एक और अमाउंट आया. इन दोनों अमाउंट में जो हायर अमाउंट है, दैट इज द लिमिट अंडर 186 सबसेक्शन 2. दैट इज द लिमिट अंडर 186 सबसेक्शन 2. सर अब आप ये बोलेंगे ना कि इस लिमिट से बाहर आप लोन नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट नहीं दे सकते, और इस लिमिट के अंदर दे सकते हैं. जी नहीं, सुनो मेरी बात को. ये लिमिट क्या रेलेवेंस है, इस लिमिट का क्या रेलेवेंस है, अब समझ में आएगा. अगर एक कंपनी का एक लिमिट देख लिया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का लिमिट आ गया यहां पे 60 करोड़. ये लिमिट कैलकुलेट किया, 60 करोड़ आ गया. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी 60 करोड़ तक का लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, अपने किसी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे दे सकती है और इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल. विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल. वापस एक बार, 186 सबसेक्शन 2 के अंदर हम जो लिमिट कैलकुलेट करते हैं, उस लिमिट का रेलेवेंस क्या है. उस लिमिट का रेलेवेंस ये है कि इस लिमिट तक एक कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल. अब समझना क्या, तो मान लीजिए एक कंपनी है, उसका लिमिट कितना है 60 CR. उस कंपनी ने ऑलरेडी कितना लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सर 40 CR ऑलरेडी कर रखा है. 60 CR की लिमिट है. अब इस कंपनी को लोन देना है किसी को 25 करोड़ का. इस कंपनी को लोन देना है किसी को 25 करोड़ का. तो क्या ये दे सकती है क्या? सुनो, ऑलरेडी कितना दे रखा है 40, कितना देना है 25 करोड़ का 65. लिमिट कितनी है 60 की. सर नहीं दे सकती. अरे गधे, दे तो सकती है, बस उसको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा. क्या बोला मैं? ऐसा नहीं है कि इस लिमिट से ज्यादा का आप लोन नहीं दे सकते. एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या चलता है, लिमिट आ गई बस इस लिमिट के ऊपर नहीं अलाउड होगा. बेटा जी अलाउड है. इतना सा समझो कि हमारे एग्जांपल में 60 करोड़ की लिमिट आई, 40 करोड़ का ऑलरेडी उन्होंने लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है. तो अगर उनको 20 करोड़ तक लोन देना है तो शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको 20 करोड़ से ज्यादा 25 करोड़ का लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना है तो उसमें उनको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल व्हाट यू स्टडीड एट एग्जीक्यूटिव लेवल.
और किसी बालक ने नहीं पढ़ा था तो उसको भी समझ में आ गया। चलिए देखो यहां पे, इफ द प्रपोज्ड लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, मतलब वही कि प्रपोज जो है 25 करोड़, एग्जिस्टिंग कितना ऑलरेडी कर रखा है 40 करोड़, तो 40 प्लस 25 65 करोड़ हो गया, इज विद इन द लिमिट अंडर 186(2). ये 186(2) की लिमिट में है क्या? नहीं भैया, लिमिट में नहीं था, लिमिट आया था 60 करोड़ और यहां पे 40 प्लस 25 हो गया है आपका 65 करोड़, लिमिट एक्सीड हो रहा है। तो यहां पर आओ, इट एक्सीड्स द लिमिट अंडर 186 सबसेक्शन 2, चिंता की कोई बात ही नहीं है, इट एक्सीड्स द लिमिट अंडर 186 सबसेक्शन 2। रिक्वायरमेंट क्या आ गया? बोर्ड रेजोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ एनी, अगर आपका कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले रखा है तो, एंड देन स्पेशल रेजोल्यूशन, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप अब लोन लेना चाह रहे हैं, लोन देना चाह रहे हैं, गारंटी देना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक्सीडिंग द लिमिट, आपका लिमिट एक्सीड होने वाला है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। वहीं सर मान लीजिए हमारा लिमिट था 60 करोड़, हमने ऑलरेडी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का तो कर रखा है, अब हम सिर्फ 15 करोड़ का और लोन देना चाहते हैं, लिमिट के अंदर है, इफ इट इज विद इन द लिमिट यू जस्ट नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। ध्यान रखना, यहां पे भले इस जगह पे बात करूं, इस जगह पे बात करूं, बोर्ड रेजोल्यूशन यहां पे होता है यूनानिमस, एक भी डायरेक्टर ने मना कर दिया तो आप ये लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर 186 के अंदर जो बोर्ड रेजोल्यूशन है ये है यूनानिमस। आई होप दिमाग में बैठा 186 सबसेक्शन 2 की लिमिट। सबसे पहले क्या होता है 186 सबसेक्शन 2? इट कवर्स द लिमिट अप टिल विच एंड द प्रोसीजर the company is required to follow to give loan guarantee security and investment. What is the limit under 186 subsection 2? The limit is 60% of paid up capital plus free reserves plus securities premium or 100% of free reserves plus securities premium, whichever is higher. This is the limit. Wonderful. ठीक है, ये लिमिट आ गया। Now जो आप the amount of loan guarantee security investment you are proposing along with the existing, if it is exceeding the limit, then you have to pass a special resolution or board resolution or public financial institution का approval लेना है। And if at all it is within the limit, then you have to just take board resolution. दोनों केस में board resolution क्या है? Consent of all the directors, unanimous board resolution. वाह, चलिए उसके बाद में क्या आता है? ये 186 का लेफ्ट हैंड साइड पे सबसेक्शन भी चलते हैं। 186 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा है, 5 में क्या लिखा है, उसके बाद में डिस्क्लोजर देने पूरा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वंडरफुल, कोई परेशानी की बात तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। फोकस करना आगे। 186 आगे कहां चल रहा है? 186 सबसेक्शन 6, तो 186 चल रहा है ऊपर। 186 हमने देखा क्या, 186 सबसे पहले 1 तो क्या हो गया कि मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर 2 3 4 5 हुआ। 2 3 4 5 में ये सब दिया है कि लिमिट अगर प्रपोजल आपके प्रपोज लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद एक्जिस्टिंग एक्सीड कर रहे हैं लिमिट के लिए, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस बोर्ड प्लस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, और विद इन द लिमिट ओनली बोर्ड रेजोल्यूशन है। ये सब डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां तक। अब 186 सबसेक्शन 6 से और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है देखो, 186 सबसेक्शन 6 सेज intermediaries register under section 12 of SEBI Act and such other class or classes of companies prescribed cannot give loan guarantee security investment exceeding the limit under section 186(2). क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ लोग उससे ज्यादा लोन दे ही नहीं सकते। कुछ एंटिटीज के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो एंटिटीज उस लिमिट, जो गिवन लिमिट है, उससे ज्यादा लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। ये कौन है? such other class of companies is prescribed and intermediaries registered under section 12 of SEBI Act। कि सेबी एक्ट के अंदर जो जो सेक्शन 12 में इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड है, पढ़ाया ना अपने सेबी एक्ट में, दैट ऑल द इंटरमीडिएरीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। तो जो भी ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, ये सारे जो इंटरमीडिएरीज हैं, दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। ये लोग, और साथ में कंपनीज प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर दिया वो 186(2) की लिमिट से ज्यादा का लोन ही नहीं दे सकते। नॉर्मल कंपनी पे क्या है, 186(2) की लिमिट से ज्यादा का लोन देना दे सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और 186(2) की लिमिट से कम दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 186(2) की लिमिट से ज्यादा दे सकते हो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कम दे रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, ज्यादा दे रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, कम दे रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन, ज्यादा दे रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन है ऑफ कोर्स, राइट, और कम दे रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन। बट फॉर दिस कंपनी 186 सबसेक्शन 6 सेज कि अगर सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड, सेबी एक्ट के सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, तो इनको ऐसा कहा गया कि 186 सबसेक्शन 2 से ज्यादा लोन दे ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इज 186 सबसेक्शन 7। ये क्या कहता है कि जब भी आप यहां पर लोन दे रहे हैं, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करेंगे? कंपनी कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट रेट लोअर देन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर। कहने का मतलब है, आज आप देना चाह रहे 2 साल का लोन, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 2 साल के लोन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट रहता है? उससे कम इंटरेस्ट पे आप लोन नहीं दे सकते, उससे कम इंटरेस्ट पे आप लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट 186 subsection 8, prohibition to give loan guarantee security and interest if company has defaulted in payment of interest or principal on deposit accepted। अगर जो डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए, उस डिपॉजिट एक्सेप्ट जो किए थे उस पे आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है,
उसमें हमने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है, कंपनी कैन नॉट गिव एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। आई होप समझ में आ रहा है आपको। डिपॉजिट जो लिया वहां तो भैया जी आपसे पे नहीं हो रहा है, जो आपने डिपॉजिट ले रखे हैं वो आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे या फिर आप इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप अब जनता को लोन देंगे, हाँ भैया ऐसा करोगे आप, बहुत बढ़िया बात। तो इफ इट ऑल यू हैव डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट or principal of any deposit, if you have defaulted in the payment of interest or principal of any deposit, you cannot give any loan guarantee security investment under 186. Beautiful. Next 186 9 और 10 क्या है? Register of loan guarantee security investment आपको मेंटेन करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। Keep it at the register office. It has to be open for inspection. Copies or extract to be given if demanded by member. बहुत आसान बात हो गई कि 186 9 और 10 बात करते हैं कि आपको एक रजिस्टर ऑफ लोन गारंटी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बना के रखना है अपने रजिस्टर ऑफिस पे, इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा और मेंबर जब चाहे एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है। 186 सबसेक्शन 11 नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 186 सबसेक्शन 2 टू 186 सबसेक्शन 10 कि 186 सबसेक्शन 2 से लेके अभी तक 10 तक किस पे अप्लाई नहीं करेगा। The provision for giving loan guarantee security will not apply to किस किस पे अप्लाई नहीं करता है, ये भी आपने पढ़ा एग्जीक्यूटिव में। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर। इन चार टाइप की कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं अप्लाई करेगा यार 186? क्योंकि इन चार कंपनीज का मेन काम ही क्या है? लोन वगैरह देना, इन्वेस्टमेंट करना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, ये इन कंपनीज का मेन काम है। अगर इन कंपनीज का प्रिंसिपल काम ही वो है तो इसके ऊपर आरबीआई या फिर इनके अपने रिस्पेक्टिव एक्ट ने लिमिट लगाई होगी, इनके अपने रिस्पेक्टिव एक्ट में लिमिट लगाई होगी। आई डोंट हैव टू रिकॉल फॉर यू कि आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट भी अप्लाई करता है और बैंकिंग कंपनी पे उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी अप्लाई करता है। लेकिन अगर कहीं किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे दोनों एक्ट में प्रोविजन है, कोई एक पॉइंट है उस पे दोनों एक्ट के अंदर प्रोविजन है, तो विच विल प्रिवेल? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल प्रिवेल फॉर बैंकिंग कंपनीज। सेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जो ऐसे कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करती हैं और उनका अपना रिस्पेक्टिव एक्ट भी फॉलो करती है, तो वहां पे क्लियरली बात है कि अगर कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि सेम पॉइंट पे दोनों में प्रोविजन है, सो दैट रिस्पेक्टिव एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक्सेट्रा विल प्रिवेल। क्लियर है यहां पे? तो ये जो कंपनीज है इनके अपने अपने एक्ट में अपने अपने प्रोविजन या फिर आरबीआई रेगुलेट करता है, तो इसके ऊपर 186 अप्लाई नहीं करता। 186 2 से लेकर 10 तक, मतलब 186 1 अप्लाई करता है, 186 1 अप्लाई करता है, लेकिन उसके आगे कुछ अप्लाई नहीं करता है इन कंपनीज पे। किस पे? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कंपनी इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर 186 सबसेक्शन 2 to 10 अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट विल नॉट अप्लाई। कहने का मतलब है ये कह रहे हैं लोन गारंटी सिक्योरिटी, इसके लिए ये चार कंपनीज पे आप लोन गारंटी सिक्योरिटी का प्रोविजन अप्लाई नहीं करता कि ये लोग लोन गारंटी और सिक्योरिटी जो है ना वो देंगे अपने लॉ के हिसाब से। तो लोन गारंटी और सिक्योरिटी के लिए इन चारों पे अप्लाई नहीं करता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन तीनों पे अप्लाई नहीं करता है। किन पे? पहला एनबीएफसी विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई प्लस प्रिंसिपल बिजनेस इज इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। वही लॉजिक कि अगर आपका एक एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट है तो भाई साहब वो कैसे चलेगा? वो आपके लिमिट में नहीं आएगा। तो इन तीन कंपनीज के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए 186 की लिमिट नहीं आएगी। ऊपर की चार कंपनीज पे लोन गारंटी सिक्योरिटी के लिए 186 की लिमिट नहीं आएगी और इन तीन कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट के लिए 186 की लिमिट नहीं आएगी। कौन सी तीन कंपनी? पहला एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई which has its principal business of investment in securities. Further, any other entity which has its principal business of investment in securities. Any NBFC registered with RBI which has its principal business of investment in securities. Any other entity which has its principal business of investment in securities. And last, shares allotted under 62(1)(a) of Companies Act. Section 62 याद आ रहा है? Executive preemptive right का सेक्शन था, तो जाइएगा उसमें 1A देखिएगा, अच्छे से याद आ जाएगा कंफर्टेबली। ये तीन जो चीजें होती है उसको द प्रोविजन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट विल नॉट अप्लाई टू दिस। तो जो इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन है ना कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन, वो इन तीनों पे अप्लाई नहीं होगा। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई का प्रिंसिपल बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, एनी अदर एंटिटी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड 62(1)(a) ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर जिस प्रकार का इशू होता है। So this is 186(11) नॉन एप्लीकेबिलिटी। एक और बार बोलता हूं, 186(11) नॉन एप्लीकेबिलिटी में बात करता है कि द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गिविंग ऑफ लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी, द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गिविंग ऑफ लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी डज नॉट अप्लाई टू दीस 4 कंपनीज। ओके, बैंकिंग हो गया, यहां पे सारी कंपनीज आ गई। एंड द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डज नॉट अप्लाई टू दीस 3 कंपनीज, दीस 3 केसेस।
चलिए, नहीं 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 नहीं, जाने नहीं देंगे तुम्हें, इधर आ जाओ। 186 सबसेक्शन 12 कहता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जब मस्ती आएगी वो यहां पर 186 के रिलेटेड रूल्स बना सकता है। एंड 186 सबसेक्शन 13 कहता है पनिशमेंट और पेनल्टीज, कि अगर आपने एक अप्लाई नहीं किया प्रोविजन तो क्या पेनल्टी हो सकती है। कंपनी पे हो सकता है फाइन मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम 5 लाख। सो कंपनी को मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 5 लाख का हो सकता है फाइन। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर फाइन हो सकता है 25,000 टू 1 लाख, 25,000 to 5 lakh for company to 1 lakh on the officer in default, and the officer in default could be imprisoned up to 2 years. तो 186 को अगर कंप्लाई नहीं किया तो कंपनी पे 25,000 to 5 lakh, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 to 1 lakh, एंड साथ में उस पे इंप्रिजन भी हो सकती है अप टू 2 years. एंड दिस इज 186 एंड टू एंड फॉर यू पीपल. मैं आशा करता हूं कि 186 में अब किसी को वन मतलब एक आयोटा ऑफ डाउट भी संभव ही नहीं है, असंभव. इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर नाउ. मतलब किसी बालक ने अगर मुझसे रेगुलरली नहीं भी पढ़ा है तो रेगुलरली ये पढ़ाने में शायद मैंने 1 घंटा लिया होगा, रेगुलरली ये पढ़ाने में शायद 1 घंटा लिया होगा, बट आई थिंक जिसने मुझसे रेगुलरली नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ रिवीजन वीडियो देख रहा है बेटा जी, उसको भी ये 100% क्लियर हो गया होगा. बिकॉज ये कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव का ही बस ये ब्रश अप पूरा है. चलिए यार, तो 186 इज डन. और इसी के साथ में चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है. इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अबाउट इंटर कॉर्पोरेट लोन. इंटर कॉर्पोरेट लोन इज डन. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कमर्शियल पेपर. 100% फोकस यहां पे. नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं हम कमर्शियल पेपर पे. कमर्शियल पेपर में कुछ है डिपॉजिट और कस्टमर रिटर्न एकदम ही पिद्दू है. आ जाओ कमर्शियल पेपर 10.7 एंड 10.9 बहुत ही बढ़िया. 10.7 सुना, फोकस करना. कमर्शियल पेपर. तो कमर्शियल पेपर के लेके प्रोविजन है. सबसे पहले समझो क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी, कौन कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है बेटा जी, जो यहां पे कवर्ड है. कौन कौन सी कंपनीज है जो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, जो बेटा जी यहां पे कवर्ड है, जिसका टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ और मोर है, राइट. जिसका आप समझिए बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सैंक्शन कर दिया वर्किंग कैपिटल लिमिट. एक ऐसी कंपनी जिसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट इज सैंक्शन्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड जिनका बोरोअल अकाउंट जो है दैट इज कैटेगराइज्ड एज स्टैंडर्ड एसेट. मतलब होता है ना कभी कभी एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं वगैरह. तो जिन बोरोअल का जो आपका अकाउंट है दैट अकाउंट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड एसेट बाय बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो 3 कंडीशन अगर कंप्लाई करते हैं तो कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है. एक कंपनी कमर्शियल, कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है? अ कंपनी विच कंप्लाइज विद दीस 3 कंडीशन. पहला, आपका टेंजिबल नेटवर्थ शुड बी 4 करोड़ और मोर. आपका टेंजिबल नेटवर्थ शुड बी 4 करोड़ और मोर. सेकेंडली, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सैंक्शन किया हुआ है आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस. एंड थर्ड, कि आपका जो बोरोअल अकाउंट है बाय विद बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे हैव कैटेगराइज्ड इट एज अ स्टैंडर्ड अकाउंट. उसको किसी भी तरह का डिफॉल्टिंग अकाउंट नहीं, दैट इज एन स्टैंडर्ड अकाउंट. अगर ये 3 कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, वापस नेटवर्थ की कंडीशन टेंजिबल नेटवर्थ होना चाहिए, आपकी वर्किंग कैपिटल का जो आपका लिमिट है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, एंड थर्ड कि आपका जो बोरोअल अकाउंट है वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए कैटेगराइजेशन में. अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाइड है देन ओनली यू कैन इशू कमर्शियल पेपर. चलो कमर्शियल पेपर के बारे में. चलो ये कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है. यहां पे एजेंट होते हैं, यहां पर एजेंट होते हैं, इनके थ्रू आप इशू करते हैं कि आप इन एजेंट को देते हैं और ये एजेंट फिर आगे पब्लिक को देते हैं. तो आप कमर्शियल पेपर देते हैं एजेंट को, एजेंट देता है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर पैसा देता है एजेंट को, एजेंट आपको लाके देता है. ठीक है. कमर्शियल पेपर के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं. कमर्शियल पेपर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कमर्शियल पेपर यू आर इशूइंग, अ कंपनी इज इशूइंग, बट इट इज नॉट गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, इट इज मेजरली गवर्न्ड बाय आरबीआई. तो कमर्शियल पेपर्स आर गवर्न्ड बाय आरबीआई एंड दैट इज द रीजन आप बच्चों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्यादा कमर्शियल पेपर के बारे में पढ़ा नहीं. नेक्स्ट, जनरली अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसकी वैलिडिटी होती है अप टू 1 ईयर. जिसको सिक्योरिटीज लो याद होगा एग्जीक्यूटिव का, तो सिक्योरिटीज में आपने पढ़ा होगा कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोस इंस्ट्रूमेंट which have the validity up to 1 year. जिनका वैलिडिटी 1 ईयर तक होता है उसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. सो कमर्शियल पेपर की भी वैलिडिटी होती है अप टू 1 ईयर. मतलब आपको कंपनी को 1 साल तक के लिए लोन चाहिए तो कंपनी आज कमर्शियल पेपर इशू करती है और 1 साल के अंदर इसको वापस रिडीम भी कर लेती है. लास्ट, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट. अब देखो अगर आप 6 महीने के लिए लोन ले रहे हो, मतलब कमर्शियल पेपर में आप पढ़ोगे कि आप ऐसा 15-20 दिन के लिए भी लोन ले सकते हो इसमें. लेकिन अगर आप जैसे कि आपने गवर्नमेंट आरबीआई इशू करता है ना ट्रेजरी बिल, उसी तरह से कंपनी इशू करती है कमर्शियल पेपर. अब आप समझो उसमें क्या आप सिक्योरिटी का प्रोसीजर करोगे पूरा. सो कमर्शियल बिल्स आर अनसिक्योर्ड, दैट इज हाउ इट इज. ठीक है. तो सबसे पहले पढ़ा कमर्शियल बिल्स क्या है. तो कमर्शियल बिल्स में क्या आरबीआई रेगुलेट करता है. इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जनरली, तो वैलिडिटी 1 ईयर तक की रहती है एंड इट इज एन अनसिक्योर्ड मैकेनिज्म. चलो इन्वेस्टर कौन रहते हैं? कोई भी रह सकते हैं. जनरली इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड अदर इन्वेस्टर्स, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं. कमर्शियल पेपर में हम जैसे छोटे लोग इन्वेस्ट नहीं करते. जनरली क्या होता है, कंपनी को मान लीजिए 50 डेज के लिए लोन चाहिए, कंपनी को 50 डेज के लिए 1000 करोड़ चाहिए,
कंपनी को 50 डेज के लिए 1000 करोड़ चाहिए, तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी पब्लिक इश्यू आओ तुम लो 50 दिन में 50 डेज में तुम्हें रिडीम कर देंगे, इतना नहीं हो सकता, इतना करना मुश्किल है। तो कंपनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी आपके 1000 करोड़ होंगे ना, 50 दिन के लिए दे दो, इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो फॉर देम आल्सो इट इज ग्रेट, उनके पास अगर लिक्विड फंड्स हैं तो कमर्शियल पेपर ले लेते हैं, 50 डेज में अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उनको मिल जाता है। तो टेन्योर कुछ भी हो सकता है, 15 डेज 50 डेज 200 डेज मैक्सिमम 1 ईयर। चलिए अब कमर्शियल पेपर में कुछ और, कमर्शियल पेपर जब भी इशू करना चाहते हैं आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए मैंडेटरीली मिनिमम A2 तो होनी चाहिए, इससे ऊपर तो आपकी क्रेडिट रेटिंग लेना अनिवार्य है और मिनिमम A2 होनी चाहिए। मैच्योरिटी मिनिमम कितना लिखा है भैया, कितना लिख दिया 7 डेज, कम से कम 7 डेज तो होनी चाहिए, 7 डेज के भी कमर्शियल पेपर हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर। डिनोमिनेशन कैसा होता है, कमर्शियल पेपर इज इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब आप ऐसा नहीं जैसे कि शेयर नहीं आता 15-15 हजार के, नहीं, कमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख, क्योंकि इसके इन्वेस्टर जनरली रिटेल है ही नहीं ना, तो 5 लाख एंड मल्टीपल, मतलब 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे 5 लाख के मल्टीपल में कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट सुनना क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कीपिंग इन माइंड द लिमिट बाय आरबीआई एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो आप समझो आपके यहां पे जो है ना वो लिमिट है ही नहीं, लिमिट पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको से पता होना चाहिए दैट कमर्शियल पेपर्स कितना मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, ये बीओडी डिसाइड करता है कीपिंग इन माइंड द लिमिट ऑफ आरबीआई, आरबीआई के लिमिट को मद्देनजर रखते हुए बीओडी डिसाइड करता है कि उनको कितने कमर्शियल पेपर इशू करने। चलिए, और उसके बाद में मोड ऑफ इशू फिजिकल में भी कर सकते हो और डीमैट में भी कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी फॉर एंटिटीज रजिस्टर्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के पास जो एंटिटीज रजिस्टर्ड है जैसे कि बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कंपल्सरीली कमर्शियल पेपर इशू करेंगे डीमैट फॉर्म। सुनना वापस, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड इन फिजिकल फॉर्म और डीमैट फॉर्म, बट एंटिटीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, banks of financial institutions, if they intends to issue commercial paper, can they do so? Yes, they can do so. If they intends to issue commercial paper, they can issue it only in demat form. वापस एक बार, commercial paper can be issued in physical form और demat form, but अगर RBI के registered entities issue कर रहे हैं तो उनको compulsorily demat form में करना है। बोलो अति सुंदर, commercial paper। तो कमर्शियल पेपर की बात करते हैं, ये मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं कमर्शियल पेपर के, वैसे ऐसे कोई दमदार नहीं है बट फिर भी मिले हैं तो देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर के मेरिट्स क्या है, प्रोवाइड्स मोर फंड एज कंपेयर्ड टू अदर सोर्स, कि दूसरे सोर्स के मुकाबले ज्यादा पैसा यहां से आ जाता है। डीमेरिट है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर इज लिमिटेड। सर ये मेरिट और डीमेरिट में एकदम कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, समझो नजरिया। मेरिट में क्या लिखा है कि मोर फंड्स कैन बी कलेक्टेड, कि भैया आपको ऐसा 1000-1500 करोड़ चाहिए तो आप मस्ती से बहुत सारा फंड्स अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो। बट डीमेरिट में क्या है, लेकिन आपको 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ ऐसा चाहिए तो वो तो पब्लिक से ही कर सकते हो। तो एक लिमिट है कि आप यार कुछ लोगों से, कुछ कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी कितना ले लोगे, पब्लिक से आप एक बड़े अमाउंट का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में मनी रेस कर सकते हो, राइट, एंड स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो चीज सबसे ज्यादा है वो क्या है बेटा जी, वो है पॉपुलेशन। तो इस कारण से इंडिया में अगर आप पब्लिश करने आते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबली पैसा रेस कर पाते हैं, जबकि आज की तारीख में तो इंडिया की बहुत ही कम प्रपोर्शन ऑफ जनता है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, फिर भी इतना पैसा आ रहा है शेयर मार्केट में। आप समझो, जब जितना आप समझना, आपको लगता है ना कभी भी कि यार मार्केट इतना गंदा चल रहा है, दैट ग्राउंड रियलिटी इज रियली बैड, तो व्हाई इज शेयर मार्केट स्टिल राइजिंग, बिकॉज़ द नंबर ऑफ इन्वेस्टर। अरे भारत के जनता में अभी पीपल आर गेटिंग फाइनेंशियली लिटरेट मोर एंड मोर, तो आप समझो एवरी मंथ इतने ज्यादा नए डिमांड अकाउंट खुल रहे हैं, तो वो महीने का 15-15 हजार भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एक्सेप्शनल डिमांड क्रिएट हो रही है ना। तो ग्राउंड रियलिटी के कारण जो लोग सेल कर रहे हैं या फिर वो कम हो गए, लेकिन ये जो नए इन्वेस्टर पनप रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो तो भाई साहब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं ना, तो इसके कारण ऑटोमेटिकली डिमांड खींची चली जा रही है। तो जब तक इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती रहेगी, आज भी इंडिया में बहुत ही कम प्रपोर्शन ऑफ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डीमैट अकाउंट है उनके पास। तो आप समझो इंडिया की अगर आधी पॉपुलेशन भी डीमैट में आती है, आधी पॉपुलेशन भी, आधी क्या मैं कह रहा हूं अभी, 1/4 पॉपुलेशन भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उतर जाती है इसी रेट से जैसे अभी कर रहे हैं अगले 1 साल तक, तो शेयर मार्केट नीचे हो ही नहीं सकता अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती रहती है। So that's another angle to look at it, but keeping it apart हम लोग यहां पर आते हैं। तो मेरिट ऐसे दे रखा है, मेरिट में ऐसे देखा अच्छा खासा फंड आ जाता है, बट डीमेरिट भैया अच्छा खासा ठीक है, पर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता, बहुत ज्यादा तो सिर्फ पब्लिक से रेज कर सकते हो, आप इस तरह से रेज नहीं कर पाओगे। तो मेरिट में प्रोवाइड्स मोर फंड एज कंपेयर्ड टू अदर सोर्स एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेज थ्रू सीपी इज लिमिटेड। बट हाँ, जैसे आपको 1000 करोड़ रेज करना है तो 1000 करोड़ आप मस्ती से सीपी से रेज कर पाओगे, आपको 10,000 रेज करना है तो पसीना आ जाएगा ऐसा। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन बोथ वेज। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स अ कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, सीपी इज अ कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, जब जब पैसा चाहिए सीपी इशू कर दो तो कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ फंड मिलता है कंपनी को। नेक्स्ट, कॉस्ट टू द इशूइंग कंपनी इज लोअर फॉर सीपी, अरे सीपी का कॉस्ट बहुत कम होता है, क्यों कम होता है, पब्लिक इशू में फॉर्मेलिटीज बहुत आती है और इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ता है यहाँ पे, तो लोन वगैरह के मुकाबले इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ इशूइंग कंपनी इज, कॉस्ट फॉर द इशूइंग कंपनी इज ऑलवेज लेस, तो सीपी इशू करके फंड्स लो पैसा कम लगता है। इट इज हाईली सिक्योर, अब सुनो,
ये सिक्योर एक एंटिटी के नजरिए से, किसके नजरिए सिक्योर है कि भाई साहब हमारे जो अपनी एंटिटी इशू कर रही है, राइट, उसके अंदर मस्ती से कि बहुत अच्छे से जब पैसा चाहिए ऐसे रिसीव कर सकते हो। इट्स अ सिक्योर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट्स अ सिक्योर सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहां क्या लिखा है, ओनली फाइनेंशियली सिक्योर एंड हाई रेटेड ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज सीपी। लेकिन भाई साहब माना कि आपके लिए समझना इशूइंग कंपनी कैसे सिक्योर है। अभी यहां पे आप ये मत सोचना सर आपने तो पढ़ाया था अनसिक्योर्ड है। अरे बेटा जी, द सीपीज आर अनसिक्योर्ड, द सीपीज आर अनसिक्योर्ड, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज नहीं होगा। लेकिन फॉर द इशूइंग कंपनी इट्स अ सिक्योर वे ऑफ इशूइंग फाइनेंस, जब पैसा चाहिए मिल जाता है। लेकिन अदर हैंड पे क्या है, ओनली फाइनेंशियली सिक्योर एंड हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज सीपी, कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीपी रेज कर सकती है। छोटी मोटी कंपनियां की सीपी रेज करने को कोई नहीं देगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई मॉर्गेज तो देते ही नहीं, आप सिक्योरिटी तो देते ही नहीं हो। तो इसलिए इट इज अ सिक्योर वे ऑफ फाइनेंस कि जब पैसा चाहिए मिल जाता है, बट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज को मिलता है। दैट्स अ डीमेरिट। नेक्स्ट, द मैच्योरिटी ऑफ सीपी कैन बी टेलर्ड एज पर द नीड, कि मैच्योरिटी ऑफ सीपी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, टेलर कर सकते हो। आपको 30 डेज करना है, 45 डेज करना है, 7 डेज करना है, 50 डेज करना है, 200 डेज करना है, जैसा आपको रखना है वैसा आप सीपी का टेन्योर रख सकते हो। बट द ड्यूरेशन ऑफ सीपी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 1 ईयर। तो एक लिमिट से आप एक्सटेंड नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल इन नेचर एंड हेंस हाई लिक्विडिटी, कि फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा, ये अनदर बेनिफिट है। तो ये कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है, समझो। तो एक्चुअली आप मॉड्यूल में देखोगे ना तो आपको लिमिटेड ही दिखेंगे, ऐसे आपको 3-3 दिख रहा है, बट मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके तोड़ के इस तरह से बनाया कि मॉड्यूल के पॉइंट है, बट आपको 6 मेरिट्स होंगे तो याद रखना आसान जाएगा, और 3 डीमेरिट्स तो वैसे ही उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये 6 मेरिट्स हैं ऑफ इशूइंग डीपी। क्या सीपी, क्या मेरिट्स हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा फंड्स यहां से मिल सकता है, ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग बहुत ही कम होता है, एंड इट इज हाईली सिक्योर, जब चाहिए पैसा मिल जाता है यहां से, एंड द मैच्योरिटी कैन बी टेलर मेड, हमें जितना चाहिए उतना मैच्योरिटी हम रख सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, बहुत बड़ा, तो लिक्विडिटी बहुत होती है। डीमेरिट क्या है कि यार अमाउंट जो आप रेज कर सकते हो सीपी से, एट द एंड कुछ लिमिट है उसमें, पब्लिक इशू में कोई लिमिट नहीं, जितना आ रहे हो आप, जितना आपका इमेजिनेशन उतना आप रेज कर सकते हो पब्लिक से, जितना आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो उतना आप रेज कर सकते हो, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, ओनली फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्टेबल कंपनीज कैन इशू सीपी, हर किसी कंपनी को सीपी इशू करने का संभावित नहीं होता है। एंड लास्ट इज व्हाट, द ड्यूरेशन ऑफ सीपी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, पहली चीज तो 1 ईयर का तो लिमिट है ही है, उसके बाद आपने एक बार 50 डेज कर दिया तो फिर उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फॉर सीपी। तो सीपी के जो सब्सटेंशियल मेजर प्रोविजंस मैंने यहां पे कवर किए, एक बार बस आपको लेक्चर खत्म करने के बाद पूरा चैप्टर रीड करना, और ये आपके पूरे टिप्स पे होगा। चलिए अगर हम देखते हैं हमने चैप्टर में क्या देखा, तो हमने चैप्टर में देखा भैया जी इंटर कॉर्पोरेट लोन, बहुत ही इजी 186 को 1 by 1 देखा। thereafter we've seen what, कमर्शियल पेपर। आप सोच सकते हो ये चैप्टर में रेगुलर बैच पढ़ने में कितना समय लगता है, और हम यहां पे कैसे तुबुक से कर लेते हैं, बिकॉज बेटा जी आपको पहले से आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है टॉपिक डिपॉजिट 10.11 10.13, गरीब सा टॉपिक है, बिल्कुल परेशानी होगी। एग्जीक्यूटिव में जो पढ़ा है उससे एक शब्द भी आगे नहीं पढ़ाऊं। 10.11 आ जाओ फटाफट से, एकदम कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, नखरे करने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें ऐसा मत सोचो बाद में कर लेंगे, बाद में क्यों कर लोगे, इतना सा तो टॉपिक है। डिपॉजिट, डिपॉजिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था रेगुलर बैच में, इसको मॉड्यूल से पढ़ना नहीं है, इसको मॉड्यूल से पढ़ना नहीं, इसको हमारे नोट से ही पढ़ना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस पे इससे ज्यादा समय इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्थ इट। एंड मॉड्यूल में काफी कंफ्यूजिंग दिया था, मैंने उसको बहुत ही आसान तरीके से यहां पे लिखा है आपके लिए, फोकस करना। डिपॉजिट 2 सबसेक्शन 31 डिफाइंस अ डिपॉजिट। डिपॉजिट इंक्लूड any receipt of money by way of deposit, loan or in any other form by a company। क्या होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट any receipt of money by way of loan or deposit and but it does not include, इसको करके एग्जीक्यूटिव में याद हमने पढ़ा था, किसी को अगर मस्ती होना तो मैंने YouTube पे मेरे एग्जीक्यूटिव का लेक्चर डाल रखा है डिपॉजिट का, तो आई गेस 2 घंटे तक मैंने सिर्फ डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ाई है। तो अगर आप में किसी को भी मस्ती है या फिर कोई सिर्फ मॉड्यूल 3 दे रहा है तो बहुत ही स्नेह है उसका मेरे प्रति, तो वो लेक्चर देख ले, उसमें डिपॉजिट का मैंने डज नॉट इंक्लूड भी कवर किया। 2 घंटे तक एक एक वर्ड के अंदर घुस गए हम लोग, पूरा पोस्ट मॉर्टम डिपॉजिट का, ठीक है। इधर आ जाओ यार, यहां पे उतना वर्थ इट नहीं है, बट ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, लोन और एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब। 2 घंटा सिर्फ मैंने सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब पढ़ाया वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया डिपॉजिट की डेफिनेशन, ओके वंडरफुल। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आ जाओ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ये ध्यान रखना, फ्रॉम मेंबर अंडर सेक्शन 73 और फ्रॉम पब्लिक अंडर सेक्शन 76। तो एक कंपनी मेंबर से लेगी या पब्लिक से लेगी, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी। सुनना, फॉर एलिजिबल कंपनी, एक गलतफहमी जो रहती है एग्जीक्यूटिव में बच्चों को, दैट अ पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। हाँ, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर, गलत है, सुनना ध्यान से। ओनली एन एलिजिबल कंपनी, only an eligible company can accept deposit from public, not all public companies। सारी public companies public से deposit accept नहीं कर सकती है, only eligible company is allowed to accept deposit from public। So
पब्लिक कंपनीज में भी आप समझ लो ऐसी कैटेगरी हो गई, एलिजिबल कंपनी, नॉन एलिजिबल कंपनी। जो पब्लिक कंपनी में एलिजिबल कंपनी है दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लेकिन पब्लिक कंपनीज में जो नॉन एलिजिबल कंपनीज है ना दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड प्राइवेट तो ऑफ कोर्स कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो सबसे पहले पढ़ रहे हम लोग कि आप क्या कौन एलिजिबल कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो एलिजिबल कंपनी 10% एक्सेप्ट कर सकता है मेंबर से और 25% एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से, बिकॉज एलिजिबल कंपनी इज अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो अगर आप एलिजिबल कंपनी हैं तो आप 10% मेंबर से ले सकते हैं और 25% आप पब्लिक से ले सकते हैं। ये 10% 25% ऑफ व्हाट, वही पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो 10% मेंबर से और 25% आप पब्लिक से लेते हैं एलिजिबल कंपनी। वहीं अगर अदर देन एलिजिबल कंपनी आ जाती है, कोई भी अदर देन एलिजिबल आ गई, तो भैया जी वो पब्लिक से तो ले ही नहीं सकती ना, लेकिन वो मेंबर से कितना ले सकती है, 35%। फिर वो मेंबर से कितना ले सकती है, 35%। और उसके बाद में आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इस पे तो खैर ये भी लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी पे आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी टोटल कितना ले सकती है, अप टू 35%, अप टू 35%। यहां पे क्या हम सिक्योरिटीज लॉ के फेवर में तो पब्लिक कंपनी को दिमाग में रखते बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी पे तो वो भी लिमिट नहीं होती, प्राइवेट कंपनी तो भैया जी 100% तक एक्सेप्ट कर पाती। और यहां पे हम जनरल बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट अप टू 35%, ठीक है। सब क्या 35% ऑफ, 25% ऑफ व्हाट, इट इज ऑल ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो तो एकदम सिंपल हो गया। ओनली एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, दैट इज ओनली 25% एंड मेंबर से 10%। जो अदर कंपनीज है वो पब्लिक से कुछ भी नहीं, तो मेंबर से 35% ले सकती है अदर पब्लिक कंपनीज। फिर आ जाता है आपका गवर्नमेंट कंपनी 35% ले सकती है किसी से भी, बाहें खोल के। चलो फिर दूसरे प्रोविजन क्या है, देखो दोनों को क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी, भले आप पब्लिक से करो भले आप मेंबर से करो, दोनों केस में भले आप पब्लिक से करो भले आप मेंबर से करो। सुना मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको किस तरह से पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि कौन सी कंपनी रेस कर रही है। एलिजिबल कंपनी अगर पब्लिक से कर रही है तो उसको क्रेडिट रेटिंग लेनी है, और एलिजिबल कंपनी अगर मेंबर से कर रही है तो भी उसको क्रेडिट रेटिंग लेनी है। तो प्रोसीजर ऐसा है, इफ यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वो इधर लिखा है, इफ यू आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर तो इधर लिखा है। तो पब्लिक से करो मेंबर से करो, क्रेडिट रेटिंग तो लेनी है। नेक्स्ट, डिपॉजिट कुड बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अगर आप मेंबर से डिपॉजिट रेज कर रहे हो तो इट कुड बी सिक्योर्ड, इट कुड बी अनसिक्योर्ड। लेकिन अगर आप पब्लिक से रेज कर रहे हो, चार्ज हैज टू बी क्रेडिटेड विद इन 30 डेज, मतलब सिक्योर्ड होना ही चाहिए और 30 डेज में चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड। तो मतलब अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर रहे हो तो इट हैज टू बी सिक्योर्ड एंड चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज। वहीं अगर आप मेंबर से रेज कर रहे हो, कोई भी कंपनी मेंबर से रेज कर रही है, तो इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इफ अनसिक्योर्ड इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर वो अनसिक्योर्ड है, मेंबर से रेज कर रहे हैं, तो आप हर डॉक्यूमेंट में लिखना होगा अनसिक्योर्ड 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 अनसिक्योर्ड, ताकि क्लियरली इन्वेस्टर के दिमाग में हिट हो जाना चाहिए। तो ठीक है, तो पब्लिक से रेज करो, इट हैज टू बी सिक्योर्ड, चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज। अगर आप मेंबर से रेज कर रहे हो तो इट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट इफ इट ऑल इज अनसिक्योर्ड देन यू हैव टू नोटिफाई इट इन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, यू टू राइट इट क्लियरली इट इज अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट व्हाट, सर्कुलर इशू करना होता है। If you are issuing it, say for example, only for your members, सिर्फ members एक्सेप्ट कर रहे हो, तो सर्कुलर टू बी इशूड टू मेंबर्स आरओसी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे दो, आरओसी को दो, मेंबर को दो। लेकिन अगर आप पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हो तो सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू बी इशूड। सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी इशूड टू वेबसाइट आरओसी। तो ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में भी, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड योर वेबसाइट एंड आरओसी। सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Next is what? Deposit and invest amount for deposit repayment reserve. Deposit invest amount for deposit repayment reserve. Deposit repayment reserve का तो जो आपका प्रोविजन है वैसे अप्लाई करेगा। चलो उसके बाद में आता है डिपॉजिट के अंदर डिपॉजिट ट्रस्टी। कि डिपॉजिट ट्रस्टी कौन अपॉइंट हो सकता है? Who can be appointed as डिपॉजिट ट्रस्टी? डिपॉजिट ट्रस्टी हमेशा एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। मैं फंडिंग की बात नहीं कर रहा, आप उसको कहीं भी देखो, इंटायर सीएस के अंदर, सीएस में एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटीज लॉ, प्रोफेशनल में भी आपके इतने सारे टॉपिक्स में डिबेंचर ट्रस्टी कहीं ना कहीं आता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी हैज बीन अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। ये पढ़ के रखो, हमेशा किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर काम आएगा जीवन में, डिबेंचर ट्रस्टी। तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी? देखो, एनी पर्सन अदर देन, ये लोग अपॉइंट नहीं हो सकते, इनके अलावा कोई भी अपॉइंट हो सकता है। कौन? आपका डायरेक्टर, केएमपी, आपका कोई भी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और देयर रिलेटिव, ये लोग नहीं हो सकते। डिपॉजिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डिपॉजिटर ही डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता है। डेटर ऑफ द कंपनी कभी भी नहीं हो सकता डिबेंचर ट्रस्टी। देन एनी पर्सन हैविंग मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ कोई भी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, वो नहीं बन सकता है। नेक्स्ट इज एनी पर्सन हु हैज गारंटीड द डिपॉजिट, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने डिपॉजिट की गारंटी की है। एनी पर्सन हु हैज गारंटीड द डिपॉजिट, वही व्यक्ति जिसने गारंटी दी भैया जी, और वही व्यक्ति को आप क्या चाहते हो? जिसने गारंटी दी है वही व्यक्ति आपका डिबेंचर ट्रस्टी बन जाए। बहुत ही बढ़िया, नहीं बन सकता। जहां जहां मैंने 4 मार्क किया है, इट मींस दैट कंपनी इंक्लूड्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, राइट? तो ये लोग आपके डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते, ये लोग आपके डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। इनके अलावा कोई भी डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता। ओके, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी? चलो ठीक है सर, डिबेंचर ट्रस्टी बन गए, फिर क्या ड्यूटीज आती है? बेसिक ड्यूटी है
टू इंश्योर दैट द असेट्स आर सफिशिएंट टू कवर द रीपेमेंट, कि भाई आपने अगर मान लीजिए डिपॉजिट इशू किए 10 करोड़ के, उसका अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हो जाता है 10-12 करोड़, तो असेट है उसका कम से कम इतना वैल्यू तो होना चाहिए। तो असेट शुड बी सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑफ इफ एट ऑल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में रीपेमेंट में कहीं भी डिफॉल्ट होता है, तो असेट शुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, ensure that the company does not breach any provision of the trust deed। ट्रस्ट डीड के जो प्रोविजन है, ट्रस्ट डीड इज द डीड एंटर्ड बिटवीन these people, the company and the beneficiaries, and you are the trustee of the trust deed। तो आपका काम है कि ट्रस्ट डीड का कोई भी प्रोविजन कंपनी ना तोड़े। कॉल अ मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर इफ रिक्वायर्ड, जहां ऐसा कोई जैसे कि मेंबर्स की एवरी ईयर मीटिंग होती है ना, वैसा कुछ नहीं है। जब डिबेंचर ट्रस्टी को लगेगा कि डिबेंचर डिपॉजिट होल्डर की मीटिंग करना आवश्यक है, तब वो मीटिंग कॉल कर सकता है। एनफोर्स द सिक्योरिटी इफ रिक्वायर्ड, कि जब जरूरत पड़ेगी और ये तो रीपेमेंट नहीं कर रहे, तो आपकी जो सिक्योरिटी है ना मॉर्गेज टाइप, उसको आप बेच सकते हैं। एनफोर्स द सिक्योरिटी व्हेन रिक्वायर्ड एंड रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ डिपॉजिट होल्डर, के डिपॉजिट होल्डर की कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी परेशानी है, तो डिबेंचर ट्रस्टी आपका काम है, आपको पैसा इसी बात का दिया जा रहा है कि आप उसको रिजॉल्व करें। क्लियर है? यस, तो दिस इज अबाउट डिबेंचर ट्रस्टी। मैंने क्या बोला, डिबेंचर ट्रस्टी जीवन में कहीं ना कहीं पे काम है। अगर आप में से कोई बालक इस वीडियो को 1.5 पे देखने की कोशिश करे, तो मैं खुद मेहनत कर रहा हूं ना, और मैं खुद 1.5 पे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका समय बचेगा। और इस वीडियो को इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है कि आपको अभी तो देखने है, उसको आपको बार बार देखते जाना है, ताकि आप एग्जाम के पहले जितनी बार ये वीडियो देखेंगे उतनी बार कंसेप्ट दिमाग में चिपक जाएगा। क्लियर बेटा जी? तो डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस से रेगुलर बैच में। नाउ द पर्पस इज जस्ट कि इसको इतना अच्छे से दिमाग में चिपका लेना है कि आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होता है। आई बी अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ वी डू फंडिंग। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन डेप्थ। अरे भाई साहब, हम कितना 120+ आवर्स सिर्फ फंडिंग का डिस्कशन करते हैं, मोर देन 120 आवर्स। एंड उसके बाद में अब यहां पर हम आके क्या करने की कोशिश करते हैं कि अब उस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रिटेन कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एग्जाम में लिखना भी है ना। तो 100% फोकस यहां पे। चलो, डिबेंचर ट्रस्टी, तो ये लोग डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। डिबेंचर ट्रस्टी जो अपॉइंट हुआ है उसके ड्यूटीज क्या है हमने यहां पे देखे। फिर आता है चेकलिस्ट फॉर डिपॉजिट। अब ये जनरल बात है कि कभी भी अगर आप डिपॉजिट इशू कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होता है कंपनी के लिए, ये जान लो। कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना चेकलिस्ट क्या डिपॉजिट इशू करने के लिए, तो आप यहां से यूज कर सकते हो। क्या है? बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। कंडक्ट जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन पास करो। एमजीडी 14 फाइल करो आरओसी के पास। क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है। इशू सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर आप मेंबर से इशू कर रहे हैं देन यू टू इशू सर्कुलर। अगर आप पब्लिक को डिपॉजिट इशू कर रहे हैं देन यू टू इशू सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो पढ़ा वाली। अपलोड सर्कुलर ऑन द वेबसाइट एंड फाइल विद आरओसी, ये भी पढ़ा था कि सर्कुलर वेबसाइट और आरओसी के पास भी जाता है। अपडेट द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट आपने मेंटेन कर रखा है, उसको अपडेट करो। Ensure trust deed has been created and deposit trustee is appointed। अरे बेटा जी, ये जो होता है ना चेकलिस्ट, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ा। जो आपने पूरे डिबेंचर डिपॉजिट के टॉपिक में पढ़ा, उसको एक जगह पे लिखा जाता है कि एज अ सीएस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो आप बताओ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना। तो यहां कुछ नया नहीं होता है, लेकिन इस तरह से एग्जाम में पूछ लेता है, तब हम सोचते रहते हैं अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे। तो पहले से लिखा हुआ होता है, तो एग्जामिनेशन आपको कंपैरेटिवली इजी रहता है। Where are we? मैंने कहा था चैप्टर नंबर 10 एक इजीएस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर, सब कुछ एग्जीक्यूटिव का रिपीटेड टेलीकास्ट यहां पर। उसमें 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ लिया यहाँ पे सेक्शन 186। फिर हम लोग आ गए उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ लिया कमर्शियल पेपर, फिर पढ़ लिया डिपॉजिट। इसके बाद में एक पेडू एकदम गुलू गुलू टॉपिक रहता है आपका कंज्यूमर एडवांस। वो तो मुझे पढ़ाने नहीं, इसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? कंज्यूमर एडवांस बस खत्म। क्या पढ़ाऊंगा? ये क्या होता है? कंपनी कभी कभी अपने कंज्यूमर्स को कहता है, ये जनरली रिटेल लोग नहीं कर सकते, ये वो करते हैं जो कि होलसेलर हो गए या फिर जो लोगों को रॉ मटेरियल दे रहे हैं आगे बेचने के लिए। वो लोग अपने लोगों को बोल सकते हैं कि देखो आप सबको हमसे सामान चाहिए होता है ना, तो आपको पहले से एडवांस जमा कराना होगा। सो देन यहां पे क्या होता है? कंपनी एडवांस मांग लेती है गुड्स पे और बाद में गुड्स देती है। कंपनी कस्टमर से पहले एडवांस ले लेती है, फिर बाद में गुड्स देती है। तो कस्टमर एडवांस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रिटेलर्स ने बहुत एक्सेप्शनल केस में कभी ये किया था, जनरली रिटेल से, जैसे कि बिग बाजार बहुत पहले क्या करता था, बिग बाजार किसी भी नई सिटी में ओपन होता था तो क्या बोलता था कि आप अभी 10,000 रुपए जमा कराओ और उस पर एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग से फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर। तो उससे वो बहुत कम पर जो बायर है उसके हिसाब से भाई साहब अगर वो एक्चुअली एवरी मंथ 5 kg लेगा, राइट, तो उसको पड़ जाती थी कुछ 15,000 में, अब उसको भी 10,000 देना और उस हिसाब से मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। तो बिग बाजार के हिसाब से क्या बेनिफिट होता था? एक बेनिफिट तो ये हो जाता कि पैसा आ गया, बट वहां पे उनका एम कस्टमर एडवांस का सोर्स ऑफ फंड नहीं था। किशोर बियानी साहब को पता था कि अगर जनता ने पैसे दिए तो वो हर मंथ आएंगे। अब जब हर मंथ आएंगे तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आएंगे, और जब छोटे छोटे बच्चों को लेकर आएंगे तो सिर्फ शक्कर लेके थोड़ी जाएंगे। What I mean to say is whenever they'll be coming every month to take their sugar, 5 kg sugar लेने आएंगे, तो आएंगे तो आटा भी, दाल भी, चावल भी, बॉर्नवीटा भी, बिस्किट भी, सब यहां से ले लेंगे ना। So that was the outlook of बियानी साहब, और वो सोचते हुए उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। लेकिन वही मैंने कहा कि रेयर केसेस में आपको दिखेगा रिटेलर से लॉन्च करते हुए, जनरली जो होलसेलर से वो कहते हैं कि कस्टमर एडवांस, पहले आप एडवांस दो। तो जब पहले से एडवांस आ गया तो दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फंड्स। अब इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? पॉजिटिव क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, एडवांस में कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना देते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं लगी आपके और पैसा आ गया, एंड नो रीपेमेंट। अरे प्रैक्टिकली रीपेमेंट भी तो नहीं देना है इन टर्म्स ऑफ मनी,
कस्टमर एडवांस है मतलब बाद में आप वो सामान लेके जाएगा ना, ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद आके वापस पैसा ले जाएगा, तो बाद में आपको प्रैक्टिकली रीपेमेंट भी नहीं करना है, गुड्स फॉर्म में जरूर करना है। तो नो इंटरेस्ट, बट इसका मैं काउंटर पॉइंट कह सकता हूं कि इंटरेस्ट, लेकिन आपको कुछ तो उसको एडवांटेज देना पड़ता है ना, तभी तो वो एडवांस दे रहा है, तो वो एडवांटेज जो है उसको, वही तो आपका खर्चा हो गया। नो सिक्योरिटी, कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं लगी, बट प्रैक्टिकली आपने उससे एडवांस लिए, तो उसके लिए आप गुड्स खरीदोगे फिर उसको दोगे ना, तो आपका तो इमीडिएट खर्चा होता है, तो इवेंचुअली तो जो आपका एक तरह से सिक्योरिटी वो तो है ही ना, कि वो गुड्स आपके पास में है जो आपको उसको देने हैं। थर्ड इज नो रीपेमेंट, रीपेमेंट इन काइंड तो होता ही है ना। फिर भी हमारे मॉड्यूल ने बहुत चुन के लिखा कि कस्टमर एडवांस के जो 3 एडवांटेजेस हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई रिपेमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया बात। नो नो नो, व्हाट आर द नेगेटिव्स? पेनल्टी इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। अगर आपने कस्टमर से, आप समझ रहे हो, एक तो क्या होता है, आप कहते हो कस्टमर को 1 महीने बाद मिलेगा, वो 1 महीने बाद आता है, आप कहते हो यार डिले हो गया, 10 दिन बाद देंगे, वो बोलता है ठीक है, आपने उससे एडवांस दे रखा है और फिर आप डिले कर रहे हो, तो जनरली क्लॉज होता है कि पेनल्टी लगती है। आपने एडवांस इसलिए दे रखा होता है कि टाइमली डिलीवर हो, लेकिन अगर आपने एडवांस दे रखा है फिर भी टाइमली डिलीवर नहीं होता तो पेनल्टी लग जाती है। नेक्स्ट, लिमिटेड पीरियड। यार क्या मतलब 2 महीने का एडवांस लोगे, 3 महीने का, 5-5 साल का एडवांस थोड़ी लोगे, तो लिमिटेड पीरियड, लास्ट इज लिमिटेड अमाउंट। तो लिमिटेड पीरियड लिमिटेड, क्या कस्टमर एडवांस में कितना हो जाएगा आपका जो फंड्स रिक्वायरमेंट उसका कुछ हार्डली 1-2% सोर्स यहां से आएगा, तो ज्यादा यहां से आ नहीं सकता। तो ये दिस इज अ वेरी स्मॉल लिमिटेड अमाउंट। तो ये कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो गए कस्टमर एडवांस के। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आई डोंट नो कैसे ये इसमें हमें 45 मिनट्स लग कैसे गए, मुझे लग रहा है 45 मिनट्स कैसे लग गए, अरे भैया इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो मैंने बस ये कोशिश की कि बेटा जी कि जो इजी चैप्टर है इसको हम थोड़ा और इजी बनाएं और आपका रिवीजन थोड़ा सा आसान हो। दैट इज वी डन दिस। सो चैप्टर नंबर 10 का हमारा एक क्विक रिवीजन खत्म होता है, बट आई डोंट थिंक दिस वाज रिक्वायर्ड। बट यारो मैं आया आपके साथ, मैंने आपके साथ 45 मिनट बिताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यारो ऐसा समझ लो कि सिर्फ एक सीरीज के तौर पे हम इसको कर रहे हैं चैप्टर 10 के लिए। आई डोंट थिंक दिस चैप्टर वाज एनीवेज ट्रबलिंग इट अप, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे नीचे थैंक यू बोलेंगे तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा, चलो यारो। सो आई होप दैट पीपल आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। यारो इसी तरह से हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो, देखो पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए, टॉपिक को सिलेक्टिवली नहीं पढ़ना है। द बेस्ट की इज रीड ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन यू आर रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, कोई ताकत हमें जब रेगुलर हमको छोड़ना ही नहीं है, क्यों छोड़ना है कोई टॉपिक? तो इफ इट ऑल यू आर रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग ना, देन कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सो कीप दैट की इन माइंड, यू हैव टू रीड एवरीथिंग, यू टू वर्क विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। द एंटायर पर्पस ऑफ द रिवीजन क्या है कि पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे हैं यार। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहा ना, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा यार। तो जी जान से लगो, और ये जो ऐसे पावर पैक सेशन रहता है तो जनरली थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो लोड लेने का नहीं है यारो। आप लोग खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो, एंड आई विल सी यू पीपल अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द सीरीज बाय दिस वीकेंड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस यारो। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय।